नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो टारगेट 70वीं बीपीएससी 2024 को देखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम इस चैनल पे उपलब्ध करा रहे हैं, वो भी सारे विषयों का सेपरेट। हिस्ट्री का अलग चल रहा है, पॉलिटी का चल रहा है, उसी तरह ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल और विविध, सभी का चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज चल रहा है। तो आप उसे देखिए। ऑलरेडी हिस्ट्री का लोड हो चुका है वीडियो और अभी पॉलिटी का ये एपिसोड नंबर 1 है। इसी तरह 5-7 एपिसोड में पॉलिटी के सारे कवर कर देंगे। 38वीं से लेकर 69वीं तक के सारे प्रश्नों को इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टारगेट 70वीं बीपीएससी 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भारतीय राज्य व्यवस्था एपिसोड 1 लेते हैं। दोस्तों एक बात बता देते हैं कि किसी भी एग्जाम का अगर आपको औकात जानना है तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले सालों में 10-15 साल में जो सवाल पूछे गए हैं वो क्वेश्चन उस आयोग का उसी के आसपास घूमता है। और बीपीएससी में तो एक खास बात है कि वो जिस टॉपिक को लेता है, इस साल वो क्वेश्चन पूछा तो उसी टॉपिक से उसी साल नेक्स्ट साल में अगली क्वेश्चन पूछेगा उसे उलट करके। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं पॉलिटी का। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, ये जो सवाल है ना बीपीएससी का बड़ा फेवरेट सवाल है। इस सवाल में कभी पूछेगा कि इस दिन अध्यक्षता कौन करी थी, इस दिन कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, कहाँ हुआ था, कब हुआ था। और देखिए इस बार ये पूछ रहा है कि लागू करने का जो निर्णय था वो क्यों था। तो ये संविधान से रिलेट करके हमसे पूछ रहा है कि 26 जनवरी के दिन क्यों लागू करने का निर्णय लिया गया। क्योंकि ऐसा हुआ था कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता करी थी। तो उसी दिन ये निर्णय लिया गया कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, चाहे अंग्रेज हमें आज़ाद करें या ना करें। इसीलिए उसके जस्ट 1929 दिसंबर 31 दिसंबर रावी नदी के तट पे वो झंडा फहराए थे। तो अगले साल यानी कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी तरह हर साल मनाते चले गए। तो जब देश आज़ाद हो गया तो देश आज़ाद हो गया 1947 में और संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। तो इस बड़ी सी आज़ादी के इस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी को संविधान का पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया ताकि वो दोनों दिन हमें याद रहे। तो इसका सही जवाब है ए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। चलिए थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा। मैंने बताया आपको पहले ही। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। तो प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु, यानी कि ये तिथि हम भूल ना जाए, ये बड़ी बात थी दोस्तों। तो इस तिथि को हम लोग भूले नहीं, इसके लिए हमने क्या करा कि संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया और तब से प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे सवाल उजरा देगा आपको। अगर संविधान लागू की बात करें तो 26 नवंबर 1949 सही जवाब होगा आपका। यदि आपसे ये पूछे कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ तो ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। इसमें एक सवाल में ठूस देगा आपको पूर्ण रूप से। तो पूर्ण रूप जैसे ही देखें तो आप ये लगाएं और सिर्फ संविधान पूछे तो ये लगाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं पॉलिटी का। भारतीय संविधान में शामिल हैं, क्या क्या शामिल है दोस्त? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, सही बात है, 22 भाग, सही बात है, और 12 अनुसूचियां। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ी डिटेल्स चर्चा करते हैं इस पर। कहता है कि भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद है, सही बात है। का ख को अगर जोड़ेंगे, देखिए सीरियल में अगर देखेंगे तो 395 ही है। अब इसी में है जैसे मान लीजिए 300 का क है ना, अब उसी में आएगा ख। तो अगर 300 का क को 1 मान ले, ख को 2 मान ले, तो 300 1 2 इस तरह से अगर जोड़ते हैं तो 450 प्लस हो जाता है।
ठीक है, परंतु सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। तो संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई, पहले 8 थी अब 12 है ना। 8 से बढ़ा के क्या किया गया, 12 भाग और अनुच्छेद रोल नंबर यानी सीरियल नंबर के हिसाब से उतना ही है। अगर उसको कॉखों को जोड़ते हैं तो 400 से अधिक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है तीसरा, भारतीय संविधान में है कितना है, तो 300 गलत है, 350 ये भी गलत है। अब 400 से अधिक और 500 यानी कि 395 आपके ऑप्शन में नहीं है। अगर 395 नहीं दिया है तो इसका मतलब एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि आप अप्रॉक्सली वो कॉखों को जोड़ के बता दीजिए। तो 400 प्लस है, 450 के आसपास है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो नज़दीक में 400 है, ये मार सकते हैं। या बीपीएससी का एक 5वां ऑप्शन होता है ना, तो पहले 5वां ऑप्शन नहीं था जिस टाइम ये सवाल पूछा गया था। अगर 5वां ऑप्शन होता तो इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई मारा जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है मिलान करने के लिए, संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 97 विषय है, ये सही मिला हुआ है। राज्य सूची में 66 विषय है और संवर्धित सूची में 47 विषय है। उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा वो देख लीजिए, है ना, वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 का सी किस में है, 2 का सी इसमें है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी डिटेल्स जानकारी ले लेते हैं। हमारा संविधान 3 सूची और एक चौथी सूची भी है, संघ सूची, जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। 97 विषयों को शामिल किया गया, जैसे बैंकिंग है, रेलवे है, नेशनल हाईवेज है। राज्य सूची में 66 विषय है, जैसे स्थानीय पुलिस है, इसलिए आप हर राज्य में जाते हैं तो अलग अलग पुलिस देखने को आपको मिलता है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन जो है वो राज्य सूची का हिस्सा है। संवर्धित सूची में वो हिस्से आते हैं जिसमें देश और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, जैसे शिक्षा, एग्रीकल्चर्स, ये सब चीज़ें। उसी तरह एक आता है अविशिष्ट सूची। अविशिष्ट सूची वो सूची है जिसमें जो तीनों में से किसी सूची में शामिल नहीं किया जाता है और उसे अविशिष्ट सूची में रखा जाता है। इस पर केंद्र सरकार का कंट्रोल रहता है। जैसे अभी साइबर क्राइम, तो जब संविधान बन रहा था तो उसमें साइबर क्राइम जैसी कोई बात थी नहीं, तो अब साइबर क्राइम आया तो उसे किस सूची में रखेंगे, तो उसके लिए अविशिष्ट सूची बनाया गया। परमाणु ऊर्जा, ये सब अविशिष्ट सूची जिस पर केंद्र सरकार का कंट्रोल रहता है। अगला सवाल है निम्न शब्दों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो कहता है सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए, यानी विचार के हिसाब से। तो ये प्रस्तावना से लिया गया है। तो प्रस्तावना में क्या कहते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। हम भारत के सभी लोग हैं, सार्वभौमिक हम सब लोग हैं, पहला ये हो जाएगा सी। उसके बाद समाजवादी यानी कि ए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष यहां लिख सकते हैं, तो ये आएगा तीसरे में डी, ठीक है, के रूप में घोषित किया गया प्रजातांत्रिक। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, ये वाला आएगा बी। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो सही ऑप्शन होगा सी ए डी बी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए थोड़ी डिटेल्स में लिखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष का, है ना, वो चेंज कर दिया गया था। चलिए अब आप कहेंगे पंथ और धर्म में क्या अंतर है। देखिए हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान था वो सब पहले जो था वो था धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये हुआ, जैसे यूँ समझ लीजिए कि राहुल नाम का कोई व्यक्ति है जो आपको पसंद नहीं है, वो आपके सामने बैठा है, आप कहते हैं इसे भगाओ, मेरे सामने से हटाओ, क्योंकि आपको पसंद नहीं। यह है धर्मनिरपेक्ष। लेकिन ये तो गलत बात है। राहुल आपको पसंद नहीं है, इसका ये मतलब तो नहीं उसको आप हटा के फेंकवा दें। वो भी बैठे, आपको पसंद नहीं है, आप उसे इग्नोर करिए, ठीक है। आपको पसंद है या ना है, फिर भी आप उसे बैठने दे रहे हैं, ये है पंथ निरपेक्ष। अब आप समझिए, पहले हमारा संविधान कहता था हमारा देश का कोई धर्म नहीं होगा, सारे धर्म को हटाओ। लेकिन पंथ निरपेक्ष कहता है नहीं भाई, सारे धर्म हैं, सब धर्म का स्वागत है, लेकिन हमको किसी धर्म से मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि धर्म को उठा के फेंक दो,
तो ये मूल अंतर है इस शब्दों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप कि समझ पाए होंगे आप। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता, ये सारे जो शब्द हैं ये जोड़ा गया तो 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, 44वें संविधान संशोधन में तो मोरारजी देसाई ने उसे कुछ चीजों को रिमूव करा था और इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। कई बार सवाल पूछता है कि कब जोड़ा गया? तो 1976। किस संविधान संशोधन? तो 42वां। कौन कौन से शब्द हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नया राज्य बनाने में सर्व संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो देखिए, संशोधन जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक हो गया साधारण बहुमत, जिसमें आधे से एक अधिक चाहिए, तो जिसकी भी सरकार है आधे से एक अधिक होगी ही होगी। क्लियर है? 273। दूसरा होता है 1/3, और तीसरा होता है 2/3 के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति, है ना। तो यहां पूछ रहा है कि एक राज्य बनाना है, तो राज्य बनाने के साधारण बहुमत चाहिए, यानी कि आधे से एक ज्यादा चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ते हैं। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाता। तो साधारण विधेयक द्वारा, यानी आधे से एक अधिक द्वारा जो भी संशोधन होता है उसमें 368 के द्वारा राष्ट्रपति किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह बात लिखा है अनुच्छेद 4 के कॉलम नंबर 2 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न लेते हैं पॉलिटी का। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं। ये बड़ा कंसेप्चुअल सवाल है कि हमें प्राप्त है, यानी भारतवासियों को प्राप्त है, लेकिन जो विदेश से आए हैं उन्हें प्राप्त नहीं है। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या कहा। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये हमें है, विदेशी को क्यों रहेगा भाई? आप ही बताओ। किसी भी विदेशी व्यक्ति, कोई भी अमेरिका, इंग्लैंड से आकर के यहाँ पर भाषण दे किसी सरकार के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ, ये गलत है, ये अधिकार उन्हें नहीं है। कानून के समक्ष समता, हाँ बिल्कुल ये अधिकार है, उन्हें भी है कि कानून, अगर मान लीजिए उसके साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई मार बैठता है, कोई लड़ाई कर लेता है, तो कानून के समक्ष समान व्यवस्था उनके लिए भी होगी। अल्पसंख्यकों का अधिकार, अब विदेश से कोई आया तो उसे अल्पसंख्यक की बात क्यों करेंगे, है ना। क्लियर है? यानी ये जो है विदेशी को प्राप्त है और ये दोनों हम लोग को प्राप्त है। तो कुल मिला के हमसे पूछ रहा है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं। तो ये जो दोनों है ये हमारे भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, बात समझ गए। और ये भारतीयों और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। तो 1 और 3 सही जवाब ऑप्शन ए। क्लियर है? थोड़ी डिटेल्स भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण भारतीय नागरिक को प्राप्त है, यह गैर नागरिक यानी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्त। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार हमारा है। झंडा फहराना, भाषण देना, अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सारी चीज अनुच्छेद 19(1) में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010। क्लियर है? 86वां संविधान संशोधन, यहाँ देखिए मैं डिटेल्स में आपको दिखा रहा हूँ। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क, यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, 8वां तक
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से इफेक्टिव हो गया। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये संशोधन हुआ और 1 अप्रैल 2002 से लागू हुआ। इसी के तहत RT आया था, राइट टू एजुकेशन, और इसी के तहत सर्व शिक्षा अभियान भी लाया गया। तो क्लास 1 अगर आपने पढ़ा होगा सरकारी विद्यालयों में, तो 1 to 8 क्लास तक आपको एकदम हर एक चीज़ फ्री में मिलता है, क्लियर है। और 9वीं के बाद आपको फी लगते हैं स्कूल में भी। तो सरकार अब विचार कर रही है कि क्यों ना हम ये जो 6 से 14 साल के बच्चों का फ्री एजुकेशन करा है, इसको 18 साल कर दें। यानी हाथ पकड़ के आपको सरकार 8 तक पढ़ाती है, तो हायर एजुकेशन में हमारे भारत की जो स्थिति है वो कमज़ोर हो गई है। तो उस हिसाब से अगर हम 18 वर्ष तक पढ़ाएं तो कम से कम बच्चा बालिग भी हो जाएगा और 12th क्लास पास भी कर लेगा। तो एक अच्छी योग्यता मिल जाएगी बच्चे को, जो गरीब बच्चे हैं, जो सुदूर गाँव में रहते हैं, जिनकी व्यवस्थाएँ नहीं है। ऐसा होता है कि 8वीं तक सरकारें फ्री में पढ़ाती है तो बच्चे पढ़ लेते हैं, 9-10 हायर स्कूल में नहीं जाते हैं वो बच्चे, कोई चिमनी में, कोई होटल्स में काम करते हैं। तो एक्चुअली में होना तो यही चाहिए कि 18 वर्ष तक के सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन पूरे भारत में मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ओहो, मानव अधिकार है और मौलिक अधिकार भी है। देखिए ऑप्शन है, सूचना का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। काम का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। तो और मकान का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन ए और सी, ये दोनों के दोनों आपके मौलिक अधिकार हैं। चलिए डिटेल्स में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक्य स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आप किसी के खिलाफ मर्यादित भाषाओं के साथ बोलने की आज़ादी है हमें। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में ही निहित है और यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार अनुच्छेद 21 के क में जोड़ दिया गया। इस हिसाब से यह भी मानव अधिकार है। ठीक है, इस तरह से विकल्प ए और सी दोनों सही है, बिल्कुल है। देखिए अनुच्छेद 21 कहता है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमें अपने प्राण और देह की स्वतंत्रता है। इसलिए जब आप अपने आप खुद को भी मारते हैं तो पुलिस आती है, क्योंकि हमें अपने आप को मारना नहीं है। देखिए माँ बाप को भी हमें पैदा करने का अधिकार है, हमें बच्चा पैदा करने का अधिकार है, लेकिन दोस्त बच्चे को मारने का अधिकार नहीं है। अब बच्चा खुद भी अपने आप को नहीं मार सकता, ये हमारा संविधान कहता है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 14 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा या से सूचीबद्ध हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 14 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा या से सूचीबद्ध है? तो पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा है समान नागरिक संहिता, तीसरा है छोटे परिवार का मानदंड और चौथा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो कहता है कि भारत का जो संविधान का भाग 4 है, देखिए भाग 4 क्या है? तो भाग 4 अनुच्छेद क्या है? 36 से 51, जिसमें DPSP की चर्चा करी गई है, यानी कि मूल क्या कहते हैं उसे, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, उस नीति निर्देशक सिद्धांत में समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा है, सही बात है। समान नागरिक संहिता ये भी है, इसकी आजकल बहुत चर्चा में रही थी चुनाव के पहले। छोटे परिवार का मानदंड इसमें नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ये इसमें है। तो इसका मतलब 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी थोड़ी दी हुई है कि भारतीय संविधान भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, जबकि अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का विशेष निर्देशन करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात करी गई है। मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क में, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, इंदिरा गांधी के द्वारा, है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना, जो रूस जैसे देशों से प्रेरित हुए और वहां से इस मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो कितनी भी बार बन सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब तक मात्र एक राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ही 2 बार बने हैं, बाकी सभी 1 बार बने हैं। इसलिए व्यक्ति के क्रम जोड़ते हैं तो 1 घट जाता है और कार्यकाल जोड़ते हैं तो 1 बढ़ जाता है। ये आप आगे देखेंगे। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात तो करता है, लेकिन उसकी पात्रता के बारे में ये नहीं कहता कि वो कितनी बार रहेंगे, है ना। तो जितना बार आपकी योग्यता पूरी होती है आप वहां रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, इसलिए कमांडर ऑफ चीफ राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेना के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। पासपोर्ट पे सिग्नेचर राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति पूरे देश को का टेंडर लेता है कि ये हमारे देश का है ना। तो इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा वो करते हैं। अनुच्छेद 53 के 1 में लिखा है कि राष्ट्रपति अपने पावर का प्रयोग या तो खुद करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवाएंगे। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा? तो यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति आएंगे। उपराष्ट्रपति भी हट जाते हैं या किसी कारणवश खाली हो जाता है, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पे संभालेंगे। और ऐसा अब तक 1 बार हुआ है ना, कि अगर अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देते हैं या हटाए जाते हैं कौन? राष्ट्रपति, और इस कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। यदि किन्हीं कारण से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या वो भी नहीं है तो अन्य न्यायाधीश जो होंगे उनमें से जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो उस समय कुर्सी संभालेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये 1969 प्रेसिडेंशियल्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल 1969 में भी उल्लेख किया गया है। और ऐसा एक ही बार हुआ है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुए, जो राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद संभाले थे। चलिए अगली क्वेश्चन लेते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो देखिए आ गया। तो जो राष्ट्रपति के रूप में अगर क्रम की बात करेंगे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लिया, ठीक है। और अभी जो हमारी वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू, वो 15वीं राष्ट्रपति हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम यहाँ 12वीं ये है, यहाँ देखिए नाम लिखा है, यानी कि व्यक्ति के अनुसार पूछ रहा है तो 12वां है। अगर चुनाव के हिसाब से पूछेगा तो वो 13वां हो जाएगा दोस्त, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो व्यक्ति में देखिए चुनाव समय के हिसाब से सोचेंगे तो क्रम 5-5 साल का चलेगा। तो 1950 है ना, यानी कि 51 में चुनाव हुआ, वहां से अगर आप जोड़ेंगे तो 5-5 साल में आएगा। तो यहाँ आते आते प्रतिभा पाटिल के पास आते आते 13वां हो जाते हैं ये। लेकिन चूंकि हुआ ये तो 13 व्यक्ति भी होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा? एक ही व्यक्ति 2 बार रहेगा, तो व्यक्ति का एक काउंट करेंगे तो व्यक्ति एक घट जाएगा, क्योंकि राजेंद्र बाबू लगातार 10 साल तक रहे, इसीलिए 12वां हो जाएगा व्यक्ति के हिसाब से। यहाँ देखिए व्यक्ति का नाम है, और अगर सीधे पूछे तो 13वां हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाएगी? तो जो विधेयक संसद में प्रस्तुत होता है वो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बनती है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। पहले विधेयक जाती है लोकसभा या राज्यसभा में, अगर यहाँ गई तो यहाँ से पास होकर यहाँ आएगी, यहाँ गई तो यहाँ से पास होकर यहाँ जाएगी, और उसके बाद जाएगी राष्ट्रपति के पास, और अगर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो वो विधेयक क्या बन जाएगी? कानून बन जाती है। चलिए, अनुच्छेद संविधान का 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के संबंधित चर्चा है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर अपनी सहमति देते हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न लेते हैं। 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति पूछ रहा है कि चुनाव के लिए कितने निर्वाचक मंडल थे? तो 788 था, सीधे जवाब है ये। अब कहेंगे उपराष्ट्रपति में कौन भाग लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं तो उपराष्ट्रपति में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों को मिलाकर बने निर्वाचक मंडल में शामिल हुए कुल 788 सदस्य। आगे बढ़ते हैं। श्री मोहम्मद हमीद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। तो हमीद अंसारी साहब का जो क्रमांक है
वो है 12वां, कोई दिक्कत नहीं। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं 14वें राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति जो है देश की, उसके प्रधान या अध्यक्ष कहें तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए, किसका सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा का, भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संसद की जो कार्रवाई उसमें केवल सदस्य ही भाग लेते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो हमारे संविधान कहता है, वो है अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी, जो लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य ना होते हुए भी बैठक में भाग ले सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों के किसी संयुक्त बैठक में, संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु मत नहीं दे सकता क्योंकि जनता ने उसे चुनी नहीं है। यह बात अनुच्छेद 88 कहता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और अनुच्छेद 76(4) में इसकी चर्चा करी गई है। अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत यानी हटाने का अधिकार पूरी तरह से है। तो जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी, उसको अधिकार है बैठक में भाग लेने का, बोलने का, लेकिन वोट नहीं दे सकता क्योंकि जनता ने उसे चुनकर नहीं भेजा है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, हमारी सारी जो नेता हैं वो जनता द्वारा चुन के जाते हैं। कानून की समझ उतनी उनके पास नहीं है, कुछ संसद को होता भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर नहीं होते क्योंकि जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो हमारा संविधान ऐसी व्यवस्था करा कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके जो योग्यता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी जो योग्यता है, उनकी योग्यता के बराबर एक व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और वो संसद में भाग लेता है। बेसिकली उसका काम यही है कि जितने भी अधिनियम बनते हैं, कानून बनते हैं, विधेयक बनते हैं, उन सभी को वो रिव्यू करते हैं ताकि जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से पास हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज नहीं किया जाए। इसलिए दिमाग देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के योग्यता के बराबर इनकी योग्यता वाले लोगों को रखा जाता है। तो हर चीज की व्यवस्था हमारा संविधान किया हुआ है। तो एक शायर ने कहा था कि तुम्हारे हर सवाल का मुकम्मल जवाब हूं मैं, तुम्हारे हर सवाल का मुकम्मल जवाब हूं मैं, ध्यान से पढ़ो भारत का संविधान हूं मैं। अगला सवाल है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? गैर संसद यानी कि वो संसद नहीं है भाई। तो वही देखिए, बीपीएससी कितना होशियार है कि एक बार पूछा कि कौन नहीं ले सकता और फिर अगली बार पूछ रहा है कि गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है। तो महान्यायवादी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्त, एक एमपी की सीट यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जिसे आप संसद कहते हैं, संसद सदस्य, सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वो सदन से लगातार 2 माह के लिए अनुपस्थित रहता है। तो यदि कोई संसद अपने सदन से लगातार 2 माह तक अनुपस्थित हो जाता है बिना अनुमति के, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 6 माह मत मार दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन होगा 2 माह। चलिए संवैधानिक प्रोविजन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा यानी कि आज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। यानी 4 या उससे अधिक समय तक अगर जो संसद है नहीं चला हो या विधानमंडल नहीं चला हो तो उस समय को नहीं काउंट करेंगे, लेकिन अगर संसद चला हो और लगातार 60 दिन की अवधि तक वो अनुपस्थित है तो उनकी सदस्यता अयोग्य घोषित करी जा सकती है। 25वां सवाल है और इस पहले एपिसोड का लास्ट सवाल है। राज्यसभा में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 250 सदस्य होते हैं जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्लियर? दैट इज द ट्रू ऑफ द सही आंसर। तो चलिए डिटेल्स में देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा करी गई है। उसका 1 का क और ख में कहा गया है कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, उच्च सदन है ना। इसमें जाने के लिए आपको 30 साल की उम्र भी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे नहीं हो,
है ना। और 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति करते हैं। जब 238 निर्वाचित होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं, इस हिसाब से 250 सदस्य होते हैं। क्लियर है। तो 25 सवाल का ये पहला एपिसोड था। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा और सारे एपिसोड में हम पॉलिटी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कवर कर देंगे। 70वीं बीपीएससी परीक्षा आप दे रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जम के तैयारी कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ बने रहने के लिए कुछ करना नहीं है, कोई फी नहीं देना है। आप बस हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। ऑलरेडी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, विविध सभी विषयों का सेपरेट एपिसोड वाइज यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में करा रहा हूँ, तो उसे देखना ना भूलें। आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आप जिस एग्जाम से लड़ने जा रहे हैं वो एग्जाम काफ़ी बड़ा है, तो दुश्मन को हराने का एक ही तरीका है कि उसकी ताकत को समझिए। और किसी भी आयोग की ताकत समझने का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी है, तो इसे जरूर देखें और अपने जैसे दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ठीक है, मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।